नेक्स्ट हम चलना चलते हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो सर नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर नेशनल पार्क के अलावा हम देखेंगे इंडिया के अंदर स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि आपके बायोस्फीयर रिजर्व और वेटलैंड एरिया। ओके, तो देखो सबसे पहले ना मैं नेशनल पार्क देखना शुरू करता हूँ कि नेशनल पार्क जो है वो क्यों बनाए गए हैं, क्या इसका उद्देश्य है। सिंपल सा उद्देश्य है कि वनस्पति व वन्य जीवों का संरक्षण। केवल एकमात्र हम यहाँ पे वनस्पति का संरक्षण नहीं करेंगे, हम वनस्पति और वन्य जीव का भी संरक्षण करेंगे नेशनल पार्क में। अब ये नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आता है? तो सबसे पहले अगर आप देखना शुरू करते हैं तो मैंने आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ बताया था कि आप देखते यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ओके, यूएसए जो है आप उसको देखते हैं और यूएसए को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक कंट्री, मतलब मैं कंट्री क्या बोल सकता हूँ, वहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगी और वो जगह देखने को मिलेगी येलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना? येलोस्टोन नेशनल पार्क की हमने बात करी थी। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, बहुत ही घटिया में बना है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ना, ये सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ एक पहला विश्व के अंदर आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखने को अपने को मिलता है ना? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो होगा ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखने को मिलेगा मेरे को विश्व के अंदर आपका। अब सर ये तो बात हुई यहाँ पे इसकी अमेरिका के अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क की। भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर आपका पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा बनाया गया। तो भारत के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो तो 1936 में, है ना, 1936 के अंदर अपने को देखने को मिलता है उत्तराखंड, उस वक्त का यूपी था। यहाँ पे देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता। वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान जब आपका बनाया जाता है तो सिंपल सा वहां पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो है स्थानीय वनस्पति व वन्य जीवों का संरक्षण। अब वनस्पति व वन्य जीवों का संरक्षण कैसे होगा? जब वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। भाई आप उसको पूरा का पूरा एक एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दीजिए, एक तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया तो अब वहां पे हम किसी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कृषि नहीं कर पाएंगे। कृषि करने के लिए हम पेड़ काटते हैं तो कृषि का कार्य कार्य यहाँ पे पूर्णतया निषिद्ध होंगे। खनन यहाँ पे पूर्णतया निषिद्ध होगा। पशु चारण यहाँ पे पूर्णतया निषिद्ध होगा। मानवीय आवास पूर्णतया निषिद्ध होंगे। ध्यान रखना, मानवीय आवास भी यहाँ पे पूर्णतया क्या होते हैं, निषिद्ध है। इसका एक मतलब आपको अपवाद देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान भी है, भारत सरकार ने घोषित कर रखा है, पर वहाँ पे मानवीय आवास भी देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय मरुउद्यान राजस्थान, ये उसका अपवाद है। राष्ट्रीय मरुउद्यान को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मानवीय आवास देखने को मिलते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये पूरा का पूरा जो बिखरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे छोटी-छोटी कुछ ढाणियाँ हैं। राजस्थान में प्राय छोटे-छोटे समूहन में लोग रहते हैं, गाँवों के छोटे प्रतिरूप। गाँव तो फिर भी आपके थोड़े से बड़े होंगे जहाँ पे जनसंख्या आपकी हो सकती है 1000, 1500, 2000 के आसपास हो। ढाणी जो होगी वहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन होगी वो 50, 60, 70, 100 लोग रह रहे हैं। लगभग इतने ही लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। 150 मान लो बस, इससे ज़्यादा नहीं है ढाणियों में। तो इस तरीके के आवास यहाँ पे कुछ दूर-दूर छितरे बसे हुए देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र का, है ना? ये अपवाद है मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, जैसलमेर और आपका बाड़मेर की तरफ से। राजस्थान सरकार इसको राष्ट्रीय उद्यान नहीं मानती है। भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित कर रखा है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर नहीं करा है। प्राय राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान में हमेशा 3 ही राष्ट्रीय उद्यान बताए जाते हैं। वैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं केंद्र सरकार का कोई भी तो आप राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे। अगर आप राजस्थान राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 3 बताएंगे, क्योंकि राजस्थान का इकोनॉमिकल सर्वे 3 ही बताता आया है। और अगर आप देंगे किसका, केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट का या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम,
राजस्थान के अलावा तो आप राजस्थान राज्य में 5 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ये समस्या इसलिए आई है कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है, परंतु मतलब राज्य जो है इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। 2 हैं, एक तो सरिस्का को भी राजस्थान राज्य अभी एज़ ए नेशनल पार्क ट्रीट नहीं कर रहा है और मरू राष्ट्रीय उद्यान को एज़ ए नेशनल पार्क ट्रीट नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पूर्णतया मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो निषिद्ध होती है। पर हाँ, मानव जो है वो यहाँ पे आपका क्या कर सकता है, सर आप पीडीएफ ही नहीं डाल रहे, पीडीएफ मनीषा मैं अभी डाल दूँगा, तुरंत मैं अभी डाल दूँगा। पीडीएफ सारी बना दी है, मैं एक साथ अभी डाल दूँगा सारी की सारी। अब यहाँ पे आप देखना शुरू करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ध्यान रखना ना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे, इसमें आप शैक्षणिक उद्देश्य से जा सकते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से जा सकते हैं, है ना? निवास नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आप किसी भी राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, वहाँ पे आपको बस्तियाँ जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहाँ से हम निकलते हैं थोड़ा-सा और आगे की तरफ। ये तो बात हुई यहाँ पे आपका हेली नेशनल पार्क की, या मैं बोल सकता हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखने को मिलता है। अब बात करी जाती है कि साथ 1972 के अंदर भारत में बाघों की गणना करी गई और फिर पता लगा कि भई बाघों की संख्या जो है कम है, इनको संरक्षित करना आवश्यक है। तो यहीं से आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी जाती है और जिम कॉर्बेट को ही प्रथम बाघ परियोजना के रूप में भारत के अंदर लॉन्च कराते हैं। ठीक है? तो राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं बोल सकता हूँ, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी, भौगोलिक और प्राणी संघ के महत्व के कारण उसमें वन्य जीवन की सुरक्षा और प्रचार का उनके विकास के उद्देश्य से उन्हें गठित किया जाता है। सिंपल सी भाषा में समझ लो, स्थानीय जीव जंतु व वनस्पति के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक, पेड़ भी नहीं काट सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। अब राष्ट्रीय उद्यान उद्यान के भीतर मानवीय गतिविधियां इनकी अनुमति नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। शैक्षणिक उद्देश्य से जा सकते हो, रिसर्च मतलब उसमें रिसर्च भी आपका आ गया है और पर्यटन के उद्देश्य से भी आप जा सकते हो यहाँ पे। हाल मैंने कहा उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, जिसको कहा जाता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। प्रेजेंट डेज में इंडिया में टोटल नेशनल पार्क 107 है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, टोटल इनकी संख्या जो है 11 देखने को मिलेगी। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? देन भारत के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जो है ये देखने को मिलता है, वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलती है। वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या है 574। ठीक, अब देखो ध्यान रखना, वन्यजीव अभ्यारण्य ये आप जो मतलब ये घोषित करे जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करती है वन्यजीव अभ्यारण्य को। और वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है सीमित मात्रा के अंदर। यहाँ पे आप आवास मतलब कर सकते हो, यहाँ पे आप रह सकते हो। वन्यजीव अभ्यारण्य आपका ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा। ठीक, देन उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी संख्या भारत में 18 है। और प्रोजेक्ट डेव में यूनेस्को जो है इसका एक NAB जो है प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंतर्गत 13 आते हैं और कोल्ड डेजर्ट जो है वो 13वां है, अभी घोषित करा गया है 1 माह पहले आपका। ठीक, पहले 12 थे, प्रेजेंटली 13 हो गए हैं आपके। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के अंदर प्रेजेंट डेज में आज तक जो है उनकी संख्या 58 है, 58 है। ठीक है? अब देखो भारत के अंदर सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूँ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन-कौन से कहाँ पे हैं? आपको देखने को मिलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अब जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ पाएँगे, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन-सा? नामदफा, है ना? अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हम आते हैं, तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है कौन-सा? नामदफा नेशनल पार्क। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कौन-सा? मोलिंग नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखो इनके बारे में है ना बहुत सी चीज़ें जो है प्राय एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक तो मैच करवाने के लिए पूछ लेता है। यूपीएससी जैसा जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर प्रेज़ेंटली कोई भी यहाँ पे वन्यजीव यूपीएससी जैसा जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे प्रेज़ेंटली आपका कोई भी वन्यजीव देखने को मिलता है, तो मतलब या विलुप्तप्राय वनस्पति कोई देखने को मिलती है या करंट न्यूज़ में कोई भी चीज़ रही है, वो हमेशा उस पे हिट करता है या हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछता है।
आप देखना शुरू करोगे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको दो देखने को मिलेंगे, मॉलिंग और नामदफा। अच्छा, एक चीज और, आप जब इनको तैयार कर रहे हैं ना, मतलब अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं या आरएस जैसे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए, तो इन पे नदी भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैप के थ्रू आपको नदी भी ध्यान रखनी है, कौन कौन सी नदी कहां से जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, नामदफा। नामदफा अगर मैं देखता हूं तो ये देखने को मिलता है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामदफा के अंदर देखने को मिलेगी आपको उड़न गिलहरी, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आप आ जाइए असम के अंदर। असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिब्रू साइखोवा, एक देखने को मिलेगा यहां पे दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने आपको दो बताए, एक देखने को मिला आपको यहां पे मॉलिंग और एक देखने को मिला नामदफा। असम के अंदर जैसे ही मैं आता हूं, डिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकाई, एक रायमोना, एक देखने को मिलेगा काजीरंगा। काजीरंगा जाना जाता है आपका मैं बोल सकता हूं आपका एक सिंग वाले गैंडा जो है उसके लिए, वन हॉर्न राइनो जो है उसके लिए जाना जाता है काजीरंगा। मानस, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नामेरी, ओरंग और एक सिखना ज्वालाओ। ठीक है, ये 8 देखने को मिलेंगे असम में। डिब्रू साइखोवा, उसके अलावा दिहांग, रायमोना, काजीरंगा, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, मानस इंपॉर्टेंट है, नामेरी, ओरंग और सिखना ज्वालाओ, ये देखने को मिलेंगे कहां पे आपको, असम में। देन उसके बाद में मैं आया त्रिपुरा, ये यहां पे आपको देखने को मिल रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेगा आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये त्रिपुरा में है। और क्लाउडेड लेपर्ड जो होगा, देखो एक तो स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के अंदर। देन उसके बाद में अगर आप देखना शुरू करते हो क्लाउडेड लेपर्ड, तो ये दो जगह देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा मेरे को वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्पेशली आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा बुक्सा। बुक्सा के अंदर भी क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखने को मिलेगा त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड मतलब बादलदार आपका तेंदुआ, ठीक, मतलब इस पे चकते होते हैं व्हाइट व्हाइट से, ब्लैक ब्लैक से। देन उसके बाद में मणिपुर, मणिपुर देखने को मिलेगा आपको यहां पे। मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा काइबुल लामजाओ और एक देखने को मिलेगा शिरोई। काइबुल लामजाओ जो है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहा जाता है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा डांसिंग डियर, नाचता हुआ हिरण। फ्लोटिंग देखो तैरता हुआ नहीं है, इस क्षेत्र के अंदर आपको मतलब फफूंदी नामक एक घास जो है वो देखने को मिलती है। और वो घास जो है लेक के ऊपर, मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्पेशली यहाँ पे लोकटक झील जो है ये देखने को मिलेगी मणिपुर के अंदर। आपको एक लेक है जिसका नाम है लोकटक, लोकटक लेक। और यहीं पर इस लेक के ऊपर जो है स्पेशली ये फफूंदी घास जो है ये एक आवरण जो है उस तरीके का बना लेती है कि ऐसे लगता है कि मतलब ये कोई स्थलीय क्षेत्र है ना। और यहीं पर मतलब वो छोटे छोटे टापूनुमा जो है आकृति बनती है और वो मूव होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क काइबुल लामजाओ। और यहाँ पे डांसिंग डियर, हिरण जो है वो इस तरीके से चलता है कि वो डांस करता हुआ प्रतीत होता है। देन शिरोई, ये भी आपको देखने को मिलेगा मणिपुर के अंदर। मेघालय, मेघालय के अंदर आपको दो देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा नॉकरेक रिज, बेसिकली यहाँ पे नॉकरेक रिज भी है तो नॉकरेक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और एक बल्फकरम नेशनल पार्क जो है ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में मैं आया मिजोरम के अंदर। तो मिजोरम के अंदर अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो यहां पे मेरे को देखने को मिलेगा कौन सा, मुरलेन एंड फोकपुई, ब्लू माउंटेन। ये ध्यान रखना, ये ब्लू माउंटेन जो है ना कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फोंगपुई नहीं पूछता है, बोलता है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, या ब्लू माउंटेन ही पूछा हुआ है। एक दो एग्जाम मैंने देखा है उन्होंने पूछा है ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, तो ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इनांकी आपको देखने को मिलेगा नागालैंड के अंदर। देन उसके बाद में एक सिक्किम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो होगा ये मैं बोल सकता हूं कि हाईएस्ट या भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखने को मिलता है मेरे को। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, आ, अगर मैं देखता हूं इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की अगर मैं बात करता हूं, दो जगह आपको जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। अगर आपने एक पेंजिया पैंथालासा की कहानी सुनी हुई है पहले, और आपको अगर ये पता है कि ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा जो है ये गोंडवाना लैंड यानी कि अफ्रीका से टूट के आया हुआ है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज है। तो देखो सिंपल सा है,
यहां पे आपका इस क्षेत्र पे वनस्पति और जीव जंतु चलते हुए आए होंगे पेनिनसुलर इंडिया के साथ में। इन्होंने बहुत सी क्लाइमेट्स या बहुत सी जलवायु को देखा होगा, उनके साथ समायोजन करा होगा। तो एक तो ये किनारा, इस पे आपको जबरदस्त वेस्टर्न घाट एरिया पे जबरदस्त मैं बोल सकता हूं जैव विविधता देखने को मिलेगी। एक ये इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये इंडियन प्लेट जब यहां पे टकराई थी और हिमालय क्षेत्र जो है आपस में, जब मैं बोल सकता हूं हिमालय क्षेत्र या हिमालय का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र और ऊपर मतलब यूरेशियन प्लेट जो है वो दोनों क्षेत्र आपस में मिले हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसलिए बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी। ये दो क्षेत्र ऐसे इंडिया के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखना शुरू करते हो तो स्पेशली मैं बोल सकता हूँ हिमालय क्षेत्र मेरे को स्पेशली ध्यान रखना है। सिक्किम के अंदर आपको कंचनजंगा माउंटेन से ये याद रहता है। आपका इनांकी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में, मुरलेन और फोंगपुई ब्लू माउंटेन ये मिजोरम के अंदर, बल्फकरम और नॉकरेक मेघालय के अंदर, मणिपुर में काइबु लामजोर और शिरोई और क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा के अंदर। देन उसके बाद में मैं आया बिहार के अंदर। बिहार के अंदर मेरे को केवल एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। और उत्तर प्रदेश में आपको एक देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा दुधवा। ठीक है, दुधवा टाइगर जो है ये भी देखने को मिलता है, और एक वाल्मीकि, ये दो ही हैं बिहार और यूपी के अंदर। देन उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर आए तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। देन उसके बाद में आप आते हो झारखंड में, यहां पे तीन देखने को मिलेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, एक इंद्रावती और एक कांगेर वैली, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिहार में वाल्मीकि, यूपी के अंदर दुधवा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका बेतला, और सॉरी झारखंड में आपका बेतला, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलता है कौन सा, झारखंड में बेतला, सॉरी अगेन झारखंड यहां पे आ रहा है, झारखंड में बेतला। और जो छत्तीसगढ़ है यहां पे देखने को मिलेगा गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, है ना। ये आपको यहां पे पता होने चाहिए। सॉरी अगेन मैं इधर ये छत्तीसगढ़ पे मार्क कर चुका था, है ना। छत्तीसगढ़ की ये आपका झारखंड है, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है। मैं मार्क बेतला जो है इधर कर गया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ह्यूमन एरर है। अब ये यहां तक की कहानी क्लियर है। वाल्मीकि बिहार के अंदर हो गया, यूपी में दुधवा हो गया है, बेतला जो हो गया है वो झारखंड के अंदर हो गया है, झारखंड के अंदर बेतला। और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क आपका। देन उसके बाद में मैं आता हूं कहां पे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा नरोरा वैली, बुक्सा, एक देखने को मिलेगा गोरुमारा, एक देखने को मिलेगा जल्दापाड़ा, सिंगालीला, और एक देखने को मिलेगा सुंदरवन। सुंदरवन नेशनल पार्क ये आपका जाना जाता है मैग्रोव वनस्पति के लिए, और ये मैग्रोव वनस्पति जो है इसी को कहते हैं अपन, मतलब स्पेशली यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, और इसी सुंदरी वृक्ष के कारण इसको सुंदरवन जो है ये कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा आपका। ओडिशा दो हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका, दो हैं यहाँ पे आपका, सिमलीपाल और भीतरकनिका। अच्छा यहां पे अगर आप देखना शुरू करते हो ना, तो भीतरकनिका उड़ीसा का जो देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पेशली आपको ऑलिव टर्टल जो है ये देखने को मिलता है। ऑलिव टर्टल, टर्टल मतलब मैं बोल सकता हूँ जैतूनी, उसको बोल सकते हो आप कछुआ, विलुप्त प्राय प्रजाति जो है वो देखने को मिलता है। ये भीतरकनिका जो है यहाँ पे आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन आंध्र प्रदेश में आए तो आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे को तीन देखने को मिलेंगे, पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम और आपका श्री वेंकटेश्वरम। पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वरम। ठीक, और उसके बाद में तेलंगाना आपको देखने को मिलता है। इस मैप में तेलंगाना नहीं है, तो तेलंगाना आप देखते हो तो यहां पे देखने को मिलेगा ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी याद रख लीजिए, आप ब्रह्मानंद रेड्डी याद रख लीजिए। उसके अलावा महावीर जो है ये याद रख लीजिए, और एक मृगावनी जो है ये याद रख लीजिए, है ना। ये आप देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा, उसके अलावा वेंकटेश्वरम और राजीव गांधी, और तेलंगाना के अंदर देखता हूं तो ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर और मृगावनी जो है ये देखने को मिलता है। देन उसके बाद में मैं आया तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जैसे ही मैं आता हूं तो यहां पे मेरे को देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी अन्नामलाई, इसको अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गुंटई, मन्नार की खाड़ी, मद्दुमलाई और मुखुर्ती। अब देखो यहां पे अगर आप देखते हो ना तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली इस तमिलनाडु के अंदर
ये जो मन्नार की खाड़ी जो है इसके आगे लग रहा है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसको बोलते हैं मैरीन नेशनल पार्क। अब जरूरी नहीं है कि आपका मतलब राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है, स्थलीय क्षेत्र जो है घोषित करा जाए, जलीय क्षेत्र भी घोषित कर देते हैं समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए। तो ये क्या है आपका मन्नार की खाड़ी एक मैरीन नेशनल पार्क है, समुद्री क्षेत्र जो है ये देखने को मिलता है आपको। यहां पे आपको ये देखने को मिलेगी मन्नार की खाड़ी, है ना, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार, और उसी से आपका पाक जल संधि जो है ये जाती है, श्रीलंका से अलग होती हुई दिखाई देती है। तो इंदिरा गांधी गुंडई, उसके अलावा आपको देखने को इंदिरा गांधी इसको बोल सकते हैं आप अन्नामलाई, उसके अलावा आपको गुंडई देखने को मिलेगा, मन्नार देखने को मिलेगा, मद्दुमलाई और मुखर्ती जो है ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में मैं आया केरला के अंदर, तो केरला के अंदर अनाईमुड्डी 16, ठीक है, एराविकुलम 16, इसके अभी भी 16 लगता है, और मतिकेतन 16, पैबाबुद्दम 16, एक साइलेंट वैली, ये इंपॉर्टेंट, और एक पेरियार। ठीक, अब देखो यहां पे ये जो देखना शुरू करते हो ना, अनावलिकलम 16, एराविकलम 16, मतिकेतन 16 और पैबाबुद्दम 16 जो है ये, यहां पे स्पेशली 16 फॉरेस्ट जो है उसकी वजह से इसका नाम जो है 16 दिया गया है। उसके अलावा साइलेंट वैली, मैं बोल सकता हूं कि आपका केरला जो है यहां पे देखने को मिलेगा, और साइलेंट वैली इसको शांत घाटी भी हिंदी में प्राय बोल दिया जाता है, और ये भारत के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। अगर मुझसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो ये देखने को मिलेगी कहां पे मेरे को, साइलेंट वैली केरला के अंदर, या मैं बोल सकता हूं शांत घाटी केरला जो है यहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में ये अन्नामलाई आपका अनाईमुड्डी, अराविकुलम, मत्तिकेतन, पैबाबुद्दम, पेरियार और साइलेंट वैली। देन फिर उसके बाद में मैं आया कहां पे आपका कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा अंशी, उसके अलावा देखने को मिलेगा बांडीपुर, बनेरघट्टा, तितलियों के लिए जाना जाता है बनेरघट्टा आपका, कुंद्रेमुख और नगरहोल। कुंद्रेमुख स्पेशली लोहा इस्क उत्पादक क्षेत्र जो है देखने को मिल जाएगा आपका, है ना, नगरहोल जो है ये, अंशी, बांडीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नगरहोल, ये सारे के सारे कहां हैं, कर्नाटका के अंदर। फिर आए हम महाराष्ट्र में। अब देखो महाराष्ट्र में आप देखते हो चंदोली, उसके अलावा गुग्गामल, नवेगांव, संजय गांधी, इसको बोरीवली जो है ये कहा जाता है, ताड़ोबा, अंधेरी जो है ये देखने को मिलेगा, और पेच। अब देखो पेच की बात जो आती है, पेच राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर 2 राज्यों में है। एक पेच आपको देखने को मिलता है, मतलब 2 राज्य में बोल सकता हूं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का नागपुर आता है पेच के अंदर, है ना, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर पेच अवस्थित होगा। और पेच जो होगा ना, ये सबसे ज्यादा भाग इसका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि पेच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे पेच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ध्यान रखना इस चीज का। पूछे पेच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, तो मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश। और मुझसे पूछे पेच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, तो मेरा आंसर होगा कि साहब ये मेरे को देखने को मिलता है महाराष्ट्र। पेच मध्य प्रदेश, पर पेच जवाहरलाल नेहरू कहां पे है, महाराष्ट्र आपका। गोवा के अंदर मोल्लेम जो है ये देखने को मिलेगा एक, ठीक है। यहां से फिर निकल के हम आते हैं कहां पे, मध्य प्रदेश में। भारत के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला राज्य, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बांधवगढ़। एक देखने को मिलेगा मतलब डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, एक दुधवा, एक कान्हा, एक कूनो, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेच। ये पेच जो है ना, मैंने क्या कहा, कहां पे देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, आपका एमपी और महाराष्ट्र दोनों में। अगर पेच जवाहरलाल नेहरू पूछे तो महाराष्ट्र, और पेच पूछे तो मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा ध्यान रखना, राजस्थान वाले जितने भी हैं, अगर आपसे पूछे वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, धौलपुर, रामसागर, केसरबाग वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे हैं, धौलपुर। और ध्यान रखना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। अभ्यारण्य धौलपुर और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश आपका। देन सर यहां से नेक्स्ट आप देखना शुरू करते हो, तो आगे आप आते हो, आपको देखने को मिलता है गुजरात। यहां पे बेलावदर ब्लैकबग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, गिर राष्ट्रीय मतलब गिर वन जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा।
एक यहां पे देखने को मिलेगा कच्छ की खाड़ी, मैरीन नेशनल पार्क है कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर। एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, वांसदा, ये भी कहां देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर, है ना। गिर जो है ये एशियाई लॉयन, एशियाई लॉयन इसके लिए जाना जाता है आपका, एशियाई लॉयन। एक तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जंगली गधा, वाइल्ड एस जो है वो देखने को मिलेगा। ये गिर में दो देखने को मिलते हैं, जंगली गधा और एशियाई शेर जो है ये देखने को मिलेंगे गिर के अंदर। गिरनार की पहाड़ियां ध्यान रखना, ये विंध्यन का हिस्सा देखने को मिलेंगी गुजरात में, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में आएंगी, है ना, विंध्यन का हिस्सा होंगी। हरियाणा के अंदर दो हैं, कलेसर और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर गुड़गांव जो है यहाँ पे देखने को, गुरुग्राम जो है वहां पे देखने को मिलेगा, कलेसर और सुल्तानपुर ये दो हैं हरियाणा के अंदर। राजस्थान, राजस्थान में अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं बोल सकता हूं केंद्र सरकार के अनुसार या भारत सरकार के अनुसार 5, परंतु अगर बात करी जाए राजस्थान राज्य के एग्जाम की बात कर रही है तो 3। ये है मरु नेशनल पार्क, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, केवलादेव घना पक्षी विहार, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का। राजस्थान गवर्नमेंट इन दो को नहीं मान रही है, सरिस्का को और आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान को। उत्तराखंड के अंदर आते हैं, यहां पे देखने को मिलेगा ऑब्वियस गंगा निकलती है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश, भारत का प्रथम बाघ परियोजना, ठीक है, हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित करा गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, राजाजी उत्तराखंड में, और फूलों वाली घाटी या फ्लोर वैली ये कहां पे, उत्तराखंड में। हालांकि किदंतियां बहुत हैं इस पे, फूलों वाली घाटी के लिए कहा जाता है कि भाई संजीवनी बूटी यहीं से लेके आए थे, है ना, हनुमान जी। गंगोत्री का ध्यान रखना, उत्तराखंड गंगोत्री याद रहेगा। जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, याद रहेगा। राजाजी और फूलों वाली घाटी उत्तराखंड में है, याद रहेगा। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। हिमाचल में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली और आपका सिंबल बारा जो है ये देखने को मिलेंगे हिमाचल के अंदर। देन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आप आते हैं दांची गांव, किश्तवाड़ा, आपको यहाँ पे काजीरंगा, ये काजी नाग नहीं है, काजीरंगा जो है ये देखने को मिलेगा। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, ये सलीम अली जो है मतलब स्पेशली पक्षियों के लिए जो है ये जाना जाता है। सलीम अली जो है इन्होंने इनकी कर्मस्थली जो है वो घना पक्षी विहार राजस्थान जो है ये रही है, और सलीम अली ने स्पेशली मैं बोल सकता हूँ बर्ड्स के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है ये दी है। दांची गांव अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर कस्तूरी मृग जो है ये पाया जाता है ना। दांची गांव, किश्तवाड़ा, काजीरंगा और आपका सॉरी काजीरंगा नहीं होगा यार, काजी नाग होगा, हाँ काजी नाग ही है, सॉरी सॉरी अगेन, काजीरंगा नहीं, काजी नाग जो है ये ही है आपका। देन सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सलीम अली जो है ये, और लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है आपको एक हैमिस, हैमिस का ध्यान रखना क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। हैमिस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली मैं बोल सकता हूँ क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है यहाँ पे ब्लैक नेक, आपका उसको बोलते हैं काले गर्दन की सारस बोल सकते हो आप एक तरीके से, है ना। ब्लैक नेक बग जो है वो देखने को मिलता है, ब्लैक नेक बग जो है ये देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है क्लाउडेड लेपर्ड, ये क्लाउडेड लेपर्ड नहीं सॉरी स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, है ना, ये आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। देन सर ये तो हुई इसकी बात आपका कश्मीर की और लद्दाख की। ये यहाँ पे काजी नाग ही है ना कश्मीर का, ये मैं काजीरंगा बोल गया था, काजीरंगा तो वही आपको असम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और स्पेशली टाइगर जो है उसके लिए जाना जाता है वो, है ना काजीरंगा, ये आपका काजीनाग जो है ये बोल सकते हो आप इसको।
फिर आते हैं अंडमान निकोबार में, ये कैंपल वे मैरीन है, गैलाथिया, महात्मा गांधी समुद्री, इसको वंटूर जो है इस नाम से जाना जाता है, ये भी मैरीन है। माउंट हैरियट, ये माउंट हैरियट आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। झांसी की रानी झांसी मैरीन है आपका। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन, ये मिड बटन एंड साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिड बटन एंड साउथ बटन, ये बटन आइलैंड बोल सकते हो आप इनको, या बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है ये बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने दो की बात करी थी, जैसे अभी छोटी थोड़ी देर पहले मैंने हैमिस की बात करी है लद्दाख में। ये हैमिस जो होगा ये लद्दाख के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। इससे बड़ा कोई नेशनल पार्क नहीं है भारत में। और ये जो साउथ बटन देखने को मिलता है अंडमान निकोबार के अंदर, ये मैं बोल सकता हूं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट 1936 इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा जैव विविधता मैंने कहा पश्चिम घाट के अंदर भी ध्यान रखना, केरला के अंदर अवस्थित शांत घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपका भारत के अंदर। उसके बाद में काजीरंगा जो है, काजीरंगा की मैंने बात करी थी आपको, असम के अंदर देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनो जो है उसके लिए देखने को मिलता है, एक सिंग वाला गैंडा। और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, टाइगर जो है ये देखने को मिल जाएगा। मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलता है काइबुल लामजाओ लोकटक झील के अंदर, जिसको मैंने बताया था अभी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। हैमिस लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और साउथ बटन अंडमान निकोबार के अंदर भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है ये देखने को मिलेगा। उम्मीद है यहां तक आपको ये सारे के सारे नेशनल पार्क समझने में आए होंगे। नेशनल पार्क ध्यान रखना पंजाब के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, भारत के अंदर एक भी। एक बार फटाफट आप आ जाइए मेरे साथ में। सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, मॉलिंग और नामदफा। नामदफा जो है जाना जाता है किसके लिए, उड़न गिलहरी के लिए, मॉलिंग और नामदफा। ठीक। देन उसके बाद में मैं आया कहां पे, असम जो है यहां पे आता हूं। असम के अंदर जैसे ही मैं आया तो मेरे को देखने को मिलेगा कौन सा, डिब्रू साइखोवा। उसके अलावा आप देखना शुरू करोगे तो यहाँ पे दिहांग दिहांग दिबांग नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, रायमोना। उसके अलावा देखने को मिलेगा काजीरंगा। काजीरंगा मैं बोल सकता हूँ वही आपका वन हॉर्न राइनो और टाइगर जो है ये देखने को मिलेगा। मानस, मानस भी आपको कहां देखने को मिलेगा, असम के अंदर। नामेरी असम के अंदर। ओरंग और आपका सिखना ज्वालाओ ये कहां पे हैं, असम के अंदर। देन उसके बाद में ये सिखना ज्वालाओ जो है ये भी मतलब नवीन बना हुआ है। त्रिपुरा के अंदर क्लाउडेड लेपर्ड, मैंने कहा क्लाउडेड लेपर्ड, इसके अलावा देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के बुक्सा के अंदर। देन उसके अलावा मणिपुर, मणिपुर में देखने को मिलती है आपको कौन सी, एक झील जिसका नाम है लोकटक। लोकटक पे देखने को मिलेगा कौन सा, काइबुल लामजाओ जो है ये देखने को मिलेगा। और सिरोई जो है ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में हम कहां पे आए, मणिपुर के बाद में हम आए यहाँ पे मेघालय, ये असम के नीचे मेघालय। तो मेघालय के अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है नॉकरेक, नॉकरेक। और देखने को मिलता है बल्फकरम, मेघालय के अंदर नॉकरेक और बल्फकरम। देन उसके बाद में आए कहां पे, मिजोरम में, मिजोरम में। तो मिजोरम के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो तो यहां पे देखने को मिलेगा कौन सा, मुरलैंग और फोंगपुई। देन उसके बाद में हम आए कहां पे, नागालैंड के अंदर इनांकी जो है ये देखने को मिलेगा। और देन उसके बाद में सिक्किम के अंदर तो यहाँ पे कंचनजंगा आपको देखने को मिलता है सबसे ऊंचा। देन फिर मैं आया बिहार में, तो बिहार में वाल्मीकि बता सकते हो, सिंपल सा है। झारखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, बेतला जो है ये देखने को मिल जाएगा। यूपी के अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको दुधवा जो है ये देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास, इंद्रावती और आपको कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। फिर आए हम पश्चिम बंगाल के अंदर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर देखो यार सुंदरवन का डेल्टा है, सभी को पता है। उसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क बता सकते हो, जलदापाड़ा, उसके अलावा सिंगालीला, उसके अलावा बुक्सा, नरोवा और गोरुमारा, ये कहां पे हैं, पश्चिम बंगाल में। ओडिशा में दो हैं, भीतरकनिका और देखने को मिलता है सिमलीपाल आपका, भीतरकनिका और कौन सा देखने को मिलता है, सिमलीपाल आपका। आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा, उसके अलावा रामेश्वरम और वेंकटेश्वरम, पापीकोंडा, रामेश्वरम और वेंकटेश्वरम। ये रामेश्वरम जो है ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। पापीकोंडा, रामेश्वरम और वेंकटेश्वरम। और उसके बाद में आए तेलंगाना के अंदर, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, उसके अलावा आपका महावीर हरिणा और एक मृगावनी जो है ये देखने को मिलेगा।
देन उसके बाद में हम आए कहां पे आपका तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जैसे ही आप आते हो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, इंदिरा गांधी अन्नामलाई। देखो अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है ना तमिलनाडु में है, तो अन्नामलाई तो बता ही सकते हो आप। गुंडोई कहां पे है आपका, तमिलनाडु के अंदर है। फिर उसके अलावा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर है। मुद्दुमलाई और मुखुर्ती, है ना। मैंने मतलब इसकी पहले ट्रिक मैं बना देता था कई बार, अब मैं ट्रिक पे नहीं हूं। मैं कई बार बोलता था पहले एक ट्रिक बना रखी थी कि भाई अन्ना मन से जो हैं वो आपके गुंडे हैं, पर कैसे, मृदुल, है ना। अन्ना मन से गुंडे हैं कैसे, मृदुल, ठीक। या ये लगा लो आपकी मृदुल और मूर्ख, ये बना सकते हो कि अन्ना मन से गुंडे हैं मृदुल और मूर्ख, ठीक, मृदुल और मूर्ख। तो अन्ना से अन्नामलाई, मन से मन्नार की खाड़ी, गुंडे से गुंडई, मृदुल से आपको देखने को मिलता है आपका मुद्दुमलाई, और मूर्ख से देखने को मिलता है मुखुर्थी, मुखुर्थी, ठीक है। ये 5 नेशनल पार्क जो हैं ये कहां पे हैं, तमिलनाडु जो हैं यहां पे हैं। मन्नार की खाड़ी आपका मैरिन नेशनल पार्क है। केरला, केरला के अंदर जैसे ही केरला आता है साइलेंट वैली मेरे को पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सोला, देखो जहां के सोला लग रहा है ना, अनामुड्डी सोला, एराविकुलम सोला, मुत्तिकेतन सोला, जहां सोला लग रहा है वो केरला के अंदर आ गया आपका, और पैबाबुद्दम सोला। उसके अलावा पेरियार पता ही रहेगा यार, पेरियार नदी है यहाँ पे केरला में। पेरियार और साइलेंट वैली ये दोनों कहां पे आ जाएंगे, केरला जो है यहाँ पे। साइलेंट वैली क्या रखता है, सबसे ज्यादा जैव विविधता रखता है। रीजन ये है झिंगूर नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे जंगलों में आप देखते हो कई बार झिंगूर मिलते हैं, या झिंगूर नहीं है इसमें। केरला के बाद में मैं आया कहां पे, कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर देखो सिंपल सा है, अंशी नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। बांडीपुर, बनेरघट्टा तितलियां जो हैं ये देखने को मिलती हैं। अंशी, बांडीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल आपका। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है चंदोली, गुलामल, नवेगांव, राजीव गांधी, ताड़ोबा और पेच। पेच मूलतः एमपी में है, पर जवाहरलाल नेहरू पेच कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। मुल्लेम आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद में आए कहां पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सिंपल हैं सारे के सारे। बांधवगढ़ कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। काना, कूनो, माधव कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना कहां पे है, मध्य प्रदेश में। पेच कहां पे, मध्य प्रदेश में। अब देखो सतपुड़ा पर्वत मूलतः मध्य प्रदेश में आ जाएगा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है संजय राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार। उसके अलावा ये देखने को मिलेगा डायनासोर और घुघुआ, है ना। डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क और घुघुआ नेशनल पार्क। डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क के अंदर स्पेशली यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स जो है पाए गए थे। इसको फॉसिल्स नेशनल पार्क भी बोल दिया जाता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बोल दिया जाता है इसको, है ना। देन उसके बाद में आप आए कहां पे, आप आते हो यहां से सीधा निकल के गुजरात में। ब्लैकबग इसको कहा जाता है वेलावदर। गिर एशियाई शेर के लिए और जंगली गधे के लिए। एक कच्छ की खाड़ी, ये मैरीन नेशनल पार्क। अब देखो यहां पे ना इसके आगे केवल मैरीन नेशनल पार्क दे रखा है। अगर मुझे बोल दे मैरीन, मैरीन तो बहुत से, मन्नार की खाड़ी भी मैरीन है, झांसी की रानी भी मैरीन है। केवल मुझसे पूछे मैरीन नेशनल पार्क, तो मैं ऐसी स्थिति में आंसर लगाऊंगा कच्छ की खाड़ी को, या गुजरात को लगाऊंगा मैं, है ना। बांसदा, बांस आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। हरियाणा में कुल्लेसर और सुल्तानपुर जो है ये दो देखने को मिलेंगे। राजस्थान का हो ही गया है आपको मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का। उत्तराखंड के अंदर गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ऑब्वियस गंगोत्री उत्तराखंड के अंदर ही आएगी आपका। उसके अलावा जिम कॉर्बेट पहला उत्तराखंड में ही आएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में आएगा। फूलों वाली घाटी उत्तराखंड में आएगा। राजाजी और गोविंद पशु विहार कहां पे हैं, उत्तराखंड में। फिर आए कहां पे, हिमाचल के अंदर आप आए। हिमाचल में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इंदर किला जो है ये देखने को मिलेगा। खिरगंगा, पिन वैली और सिंबलवारा आपका। देन उसके बाद में जम्मू कश्मीर में दाची गांव, किश्तवाड़ा, सिटी फॉरेस्ट और आपका काजीनाग। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है हैमिस कहां पे, लद्दाख के अंदर, ठीक है। अंडमान निकोबार, कैंपल बे, गैलाथिया, उसके अलावा महात्मा गांधी मैरीन वुंटूर के नाम से जाना जाता है। माउंट हैरियट कहां पे, अंडमान निकोबार में। रानी की झांसी रानी मतलब मैरीन, अंडमान निकोबार। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में, तो सबको पता है। बटन, नॉर्थ बटन, मिड बटन, साउथ बटन कहां पे हैं, अंडमान निकोबार में। और बटन क्या है, साउथ बटन सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, नेशनल पार्क की। अब यहां पे आप देखना शुरू करते हो यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित करती है, ये आपको पता है।
और विश्व धरोहर स्थल भी जो है वो घोषित करती है। कैसे? एक तो देखने को मिलता है ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र और एक देखने को मिलते हैं प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र। तो यूनेस्को के द्वारा ऐसे सांस्कृतिक, भौतिक या वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उनको विश्व धरोहर घोषित किया जाता है, प्राकृतिक व सांस्कृतिक मूल्य को बचाने के लिए वैश्विक महत्व रखते हैं। और यूनेस्को के द्वारा 1972 में मतलब एक मैं बोल सकता हूं सम्मेलन करा गया, 1975 में इस पे कार्यान्वयन करा गया और 1978 में जो है पहली सूची प्रकाशित करी जिसमें भारत के 7 प्राकृतिक स्थल रखे। मैं केवल प्राकृतिक स्थल की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये प्राकृतिक स्थल कौन से हैं? ये वो हैं जहां पर जैव विविधता की समृद्धि, वैश्विक महत्व जो है वो रखते हैं और प्राय यहां पे संकटप्रस्त आपकी जीव जंतु व वनस्पति जो है ये पाई जाती हैं। कौन कौन से होंगे यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में? तो ये आपको देखने को मिलेंगे 7। ठीक, 7 कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो देखने को मिलता है काजीरंगा आपका, है ना। काजीरंगा असम जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, यूनेस्को की विश्व विरासत में है आपका। 2006 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था। एक देखने को मिलेगा आपको असम में ही मानस। 2 तो हो गए असम में, काजीरंगा और मानस। फिर आ जाइए आप राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा घना पक्षी विहार केवलादेव, एकमात्र राजस्थान की साइट है 1985 में जो यूनेस्को ने वैश्व धरोहर के अंदर शामिल करी। मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक स्थल की, ये ऐतिहासिक स्थल को भी धरोहर में शामिल करता है यूनेस्को। जैसे कुछ बिल्डिंग्स हुई, है ना, जैसे कुछ किले हुए पुराने। मैं बात कर रहा हूं केवल प्राकृतिक स्थल की। तो असम के अंदर काजीरंगा और मानस, और राजस्थान का क्या हो गया यहां पे घना पक्षी विहार केवलादेव जो है ये देखने को मिल गया। देन उसके बाद उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी जो है ये, और फूलों वाली घाटी जो है ये आपको देखने को मिल गई आपकी। देन उसके बाद में आप देखते हो यहां पे हिमाचल के अंदर ग्रेट हिमालय। देन उसके बाद में पश्चिम बंगाल में अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन, और उसके बाद में देखते हो आप पश्चिमी घाट। अब देखो यूनेस्को ने क्या करा है, पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर में शामिल करा है। पश्चिमी घाट कोई नेशनल पार्क नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग अगर आप देखते हो तो कुछ भाग आपका गुजरात में है, अधिकांश भाग आपको महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ गोवा जो है यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, गुजरात से शुरुआत हो जाती है इसके थोड़ा सा, पर मुख्यतः मैं बोल सकता हूं पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आपका गोवा जो है यहां पे। तो अगर मुझसे पूछे पश्चिमी घाट आपका वैश्विक धरोहर स्थल, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु जो है यहां पे मेरे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुई यूनेस्को की विश्व धरोहर। कई बार राजस्थान के एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वैश्विक धरोहर में शामिल है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार आपको देखने को मिलता है। देन ये आपसे ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो पता होना चाहिए काजीरंगा है, मानस है, केवलादेव है, नंदा देवी है, फूलों वाली घाटी है, ग्रेट हिमालय है, सुंदरवन है आपका। अब बात करते हैं किसकी, हम बायोस्फीयर रिजर्व की, बीआर जो है इनकी बात करते हैं। अभी हमने बात करी किसकी, राष्ट्रीय उद्यान की। अब क्या देखने को मिलता है हमें, बायोस्फीयर रिजर्व आपका, बीआर इनको कहा जाता है। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप देखना शुरू करते हो तो स्पेशली मैं ये बोल सकता हूं कि नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो पूर्णतः आपकी क्या थी, बैन थी। भाई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, यहां पे ये है कि भाई मानव जो है ना प्रकृति के साथ रह के उसके साथ समायोजन करना सीखे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इनका ये है। ये कह रहा है कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रकृति के संरक्षण के साथ आप आर्थिक और सामाजिक विकास और सांस्कृतिक मूल्य जो है इसको बचाने का प्रयास करो। और मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व में ये बोल सकता हूं कि मनुष्य को प्रकृति की आवश्यकता है तो मनुष्य जो उसका सम्मान करे, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं उसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पे आप प्रकृति के सहअस्तित्व के साथ में जो है निवास करते हुए देखो। अब बीआर अगर आप देखते हो बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसको डिवाइड कैसे करा जाता है, उसको करा जाता है सबसे पहले होता है उसका कोर एरिया। 3 भाग होते हैं बीआर के बायोस्फीयर रिजर्व के। नेशनल पार्क में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोर एरिया वगैरह है, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया है। तो कोर एरिया क्या भाई, यहां पे तो कोर एरिया जो देखने को मिलेगा ना, ये पूर्णतः मैं बोल सकता हूं संरक्षित आंतरिक क्षेत्र होगा, जहां पे जो जीव जंतु हैं उनके आवास लायक
वहां पे मैं बोल सकता हूँ सारी की सारी सिचुएशन है, सारी की सारी कंडीशंस हैं, और यहाँ पे ना पूर्णतया हमने मानवीय हस्तक्षेप, मतलब मैं बोल सकता हूं निषिद्ध कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है कि भाई यहां तो कोर एरिया में जाओगे ही नहीं बायोस्फीयर रिजर्व के। बोले ठीक है, अभी तो आपने कहा कि प्रकृति के अस्तित्व को जो है स्वीकार करते हुए इसके अंदर निवास करना है, तो फिर कैसे करना है? इन्होंने कहा बोले इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा एक बफर जोन, कोर जोन के, कोर एरिया के बाहर का क्षेत्र है, उसको बोलेंगे बफर जोन। बफर जोन में आप जा सकते हो किसके लिए? रिसर्च के लिए, पर्यटन के लिए जा सकते हो, अनुसंधान के लिए जा सकते हो। बोले ठीक है, रह तो हम यहां भी नहीं सकते, फिर कहां रहेंगे? इन्होंने कहा कि एक देखने को मिलेगा ट्रांजिशन जोन जो है, ये देखने को मिलेगा संक्रमण क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 भाग होते हैं, एक देखने को मिलता है कोर एरिया, फिर देखने को मिलता है बफर जोन, फिर देखने को मिलता है संक्रमण क्षेत्र। ये कह रहा है कि संक्रमण क्षेत्र जो है ना, यहां पे आप मानवीय बस्तियां बनाओ, यहां पे आप फसलें जो हैं ये उगाओ, ये आपको देखने को मिलेंगे। पर यहां पे प्रतिबंधित जंगल जो हैं, प्रबंधित जंगल जो हैं, ये देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र में। प्रबंधित जंगल, फॉरेस्ट्री एरिया देखने को मिलेगा, मैनेज्ड, उसके अलावा आपका मानवीय आवास, बस्तियां, और उसके अलावा फसलें जो हैं, ये यहाँ पे आप प्रोडक्शन मतलब कृषिगत उत्पादन कर सकते हो, सिंपल सा ही ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व के संक्रमण क्षेत्र में, नेशनल पार्क में नहीं कर सकते थे, है ना? अब ये कह रहा है कि भाई यूनेस्को ने ये स्पेशली ये एक प्रोग्राम बनाया, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कहा गया प्रोग्राम को, है ना? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB। तो ये एक यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरुआत करी गई थी, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के प्रेजेंटली 13 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। भारत में वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18, इसमें आते हैं MAB प्रोग्राम के अंतर्गत 13। 13वां कौन सा है ये देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली मैं बोल सकता हूं अपना कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे, है ना? अब देखो भारत के अंदर हम बायोस्फीयर रिजर्व देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां पे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भी इनको देखेंगे। प्रेजेंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 13 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है? उसके अलावा हाल ही का हिमाचल प्रदेश के अंदर शीत मरुस्थल या कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो है 13वां यूनेस्को का मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व जो है, या MAB प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित करा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का कच्छ है, सबसे छोटा असम का डिब्रू साइखोवा है, और पहला जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 के अंदर स्टैब्लिश हुआ। आओ चलो देखते हैं इनको। तो देखो भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में देखना शुरू करता हूं तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व मेरे को देखने को मिल रहा है कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 के अंदर स्टैब्लिश, इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, और MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। अगर मैं इसकी नीलगिरी की बात करता हूं तो नीलगिरी की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु जो है, इन तीनों राज्यों में। तो ये कहां देखने को मिलेगा मेरे को? नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है यहां पे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है यहां पे आपका, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी 3 राज्यों के अंदर। देन उसके बाद में नंदा देवी, देखो नंदा देवी अभी अपने को नेशनल पार्क देखने को मिला था, और ये देखने को मिलता है कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी कहां आएगा? उत्तराखंड के अंदर, और ये क्या होगा? MAB के अंतर्गत आने वाला एक बायोस्फीयर रिजर्व होगा। देन उसके बाद में तीसरा अगर आप देखना शुरू करते हो तो आपको देखने को मिलता है नौकरेक। अच्छा, नौकरेक रिज नेशनल पार्क भी देखने को मिला था, ये भी MAB के अंतर्गत आता है, और कहां पे आता है? मेघालय के अंदर। ठीक, 3 हो गए। चौथा देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर, ये भी MAB के अंतर्गत आता है। पांचवा तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी, ये भी MAB के अंतर्गत आता है। छठा देखने को मिलता है असम के अंदर आपको मानस, मानस जो है MAB के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें जो नहीं आते हैं ना वो ध्यान रख लेना, क्योंकि टोटल 18 हैं, 13 MAB में आते हैं, है ना? तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 5 तो ही बचे। आप 5 याद रख लो जो नहीं आते हैं, बाकी 13 जो आते हैं वो तो याद रहेंगे ही रहेंगे। सिंपल सा तरीका है। तो 5 कौन से नहीं आते? पहला तो असम का मानस नहीं आता है साहब आपका। सुंदरवन वेस्ट बंगाल MAB के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है मेरे को। सिमलीपाल उड़ीसा MAB के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, असम के दोनों ही MAB के अंदर नहीं आ रहे हैं। असम के अंदर पहला देखने को मिला मेरे को मानस, दूसरा देखने को मिला डिब्रू साइखोवा। ये दोनों ही MAB के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। मानस और डिब्रू साइखोवा असम के दोनों ही MAB में नहीं आ रहे हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलता है मेरे को दिहांग घाटी, MAB के अंतर्गत नहीं आ रहा है। 3 याद हो गए, MAB के अंदर नहीं आ रहे हैं।
मानस, मानस के अलावा देखने को मिलता है डिब्रू साइखोवा, और डिब्रू साइखोवा के अलावा देखने को मिलता है दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश वाला। 3 एमएबी में नहीं आ रहे। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा वही सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्ता मलाई एमएबी के अंतर्गत। अब ध्यान रखना, अगस्ता मलाई पूछ लेता है कहां पे है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। अगस्ता मलाई कहां पे, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। नीलगिरी भी केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कच्छ एमएबी के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा हो गया कोल्ड डेजर्ट एमएबी के अंदर हाल ही में घोषित 13वां एमएबी के अंदर घोषित कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है पन्ना मध्य प्रदेश और शेषचलम की पहाड़ियां, ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। ये एमएबी के अंतर्गत नहीं आता है। अब एमएबी में कौन कौन से नहीं आते हैं, देखो शेषचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश नहीं आ रहा है। एक तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया शेषचलम की पहाड़ियां। दूसरा गुजरात का कच्छ हो गया, जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूं बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ की खाड़ी या कच्छ, ये नहीं आता है। असम में 2 हैं आपके, मानस और डिब्रू साइखोवा, हो गए 4 हो गए ना आपने। और 5वां अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सिंपल सा मैं आ जाऊंगा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश जो है एक मिनट, 5वां अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो सिंपल सा जो है मेरे को अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे दिहांग दिबांग जो है ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का एक, मानस और डिब्रू साइखोवा असम, 3 हो गए। चौथा देखने को मिल जाएगा आपको शेषचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, और 5वां देखने को मिल जाएगा गुजरात का कच्छ, जो कि एमएबी में नहीं आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, वापिस आप देख लीजिए। नीलगिरी देखने को मिल जाएगा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर। नौकरेक रिज वही मैं बोल सकता हूं मेघालय के अंदर। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार के अंदर। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर। मानस असम के अंदर। सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। डिब्रू साइखोवा असम के अंदर। दिहांग दिबांग अरुणाचल के अंदर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर आपका। ठीक है, अगस्ता मलाई केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। अचान कमार अमरकंटक तो ये देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शेषचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल और कच्छ गुजरात। इसके अंदर फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। फैक्ट जो सबसे बड़े फैक्ट जो हैं आपको यही पता होना चाहिए, सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है, सबसे बड़ा आपका कौन सा देखने को मिलता है, कच्छ जो है ये देखने को मिलता है। पहला नीलगिरी 1986 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था आपका। ओके देन अब यहां से मैं आगे निकला बायोस्फीयर रिजर्व से, तो अब मैं आता हूं इसी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद में बाघ परियोजना के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। तो भारत के अंदर अगर आप बाघ परियोजना या आप टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसको देखना शुरू करते हो, तो यहां पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। यहां पे सिंपल सा मैं बोल सकता हूं कि साहब सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर बाघ की गणना कब करी गई। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं बाघों की गणना करी गई 1972 के अंदर। 1972 जो है यहाँ पे बाघों की गणना करी गई। अब भारत के अंदर जब बाघों की गणना करी गई, बाघों की संख्या मिली कम। बोले कि सब बचाओ, इनको बचाओ तो क्या करो, एक प्रोजेक्ट टाइगर लेके आओ, बाघ परियोजना लेके आओ। और बाघ परियोजना जो है किसके सहयोग से, तो ये करी गई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF जो है इसके सहयोग से भारत के अंदर बाघ परियोजना को चलाया गया। अब बाघ परियोजना को चलाया गया तो इसके अंदर सीधी सी बात है, आप या तो बाघ परियोजना के अंदर उसी क्षेत्र को संरक्षित करोगे ना जहां पे बाघ पाए जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को तो नहीं कर सकते जहां पे बाघ नहीं मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भाई भारत के अंदर मैं बोल सकता हूं 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना चलाई गई। और भारत का पहली बाघ परियोजना चलाई गई कहां पे, जिम कॉर्बेट में। ये जिम कॉर्बेट इंडिया फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये देखने को मिलता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और भारत का पहली बाघ परियोजना। देखो बाघ परियोजना जरूरी नहीं है हम कोई अलग क्षेत्र घोषित करें, हम राष्ट्रीय उद्यान में भी चला सकते हैं, हम वन्यजीव अभ्यारण्य में भी चला सकते हैं, या इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य क्षेत्र में भी चला सकते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है पर बाघ पाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हम वहां चला सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जरूरी नहीं है कि केवल राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जाए, राष्ट्रीय उद्यान में चला सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य में चला सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी जहां पे बाघ पाए जाते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाघ परियोजना जो देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी एमपी में,
सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी देखने को मिलेगी एमपी में, और एमपी को ही इसलिए कहा जाता है आपका टाइगर स्टेट, ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। और अगर मुझसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो सिंपल सा जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट अकेला, जिम कॉर्बेट भारत में सबसे ज्यादा बाघ रखता है ना। जिम कॉर्बेट अकेला, अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है एक सिंग जगह, तो मैं बोलूंगा कि साहब जिम कॉर्बेट, और राज्य पूछता है तो मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ परियोजना कहां है, मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट कब चलाई गई, 1 अप्रैल 1973। किसके सहयोग से चलाई गई, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसके सहयोग से। बाघ गणना भारत में कब करी गई, प्रथम 1972 के अंदर करी गई आपकी। भारत में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजना चलाई जा रही है, 58 चलाई जा रही है। कितने राज्यों में चलाई जा रही है, 18 राज्यों में चलाई जा रही है। आपको गोवा में बाघ परियोजना नहीं मिलेगी, है ही नहीं बाघ। जम्मू कश्मीर में बाघ परियोजना नहीं मिलेगी, है ही नहीं बाघ। ठीक, जहां पे बाघ नहीं है वहां बाघ परियोजना का क्या मतलब है आपका। बाघ परियोजना वहीं तो चलाएंगे जहां पे टाइगर मिल रहे हैं। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हैं, तो भारत के 18 राज्यों के 58, मतलब 18 राज्यों के अंदर कुल 58 बाघ परियोजना, या मैं बोल सकता हूं टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट नल्ला मलाई आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर, नागार्जुन श्रीशैलम जो है यहां पे। सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट ओरंग आसाम में क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ऊंचा नामदफा अरुणाचल प्रदेश का, और काजीरंगा जो है वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्या देखने को मिलता है, ये तो मतलब मैं बोल सकता हूं नेशनल पार्क बोल सकते हो, टाइगर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। अब टाइगर प्रोजेक्ट मेजर कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन श्रीशैलम, मैंने क्या बात करी, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट नागार्जुन श्रीशैलम, कहां, आंध्र प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के और कमललांग, ठीक है, कमलांग, ये देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना भी है। उसके बाद में आप देखते हो तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंद्रावती, अचान कमार, गुरु घासीदास, ठीक है, उदंती सीता नदी। झारखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा पलामू, ठीक। देन उसके बाद में कर्नाटका में आप आ जाइए, तो कर्नाटका के अंदर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कौन सा, मैं बोल सकता हूं बांडीपुर, भद्र काली, नागरहोल, बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर। केरला के अंदर पेरियार, परब्बिकुलम, ये दो हैं केरला के। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा, उसके अलावा देखने को मिल जाएगा पेच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव, ये है मध्य प्रदेश के। देन महाराष्ट्र के अंदर मेलघाट, तदोवा, पेच, पेच ध्यान रखना, दो जगह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सह्याद्री, बोर, है ना। मिजोरम के अंदर देखने को मिल जाएगा डंपा, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल और आपका सतकोसिया। राजस्थान के अंदर देखते हो तो यहां पे 5 हैं प्रेजेंट डेज में, आज तक 5 ही हैं राजस्थान में, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। चौथा था रामगढ़ विषधारी और 5वां है धौलपुर करौली। ठीक, ये राजस्थान के अंदर 5 हो जाएंगे। देन तमिलनाडु के अंदर मैंने कहा सबसे ज्यादा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कलाकांड, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और आपका विल्लीपुत्तुर जो है ये। तेलंगाना में कवल और अमराबाद। देन उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 हैं, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। ये अभी यहाँ पे पीलीभीत की बात करेंगे हम, है ना। दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर जो है ये देखने को मिलता है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट, भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट और राजाजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा जो है ये देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये टोटल 58 इंडिया के टाइगर प्रोजेक्ट जो हैं ये हैं। इसमें ज्यादा मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इसके अंदर परेशान होने की जरूरत है। मेनली आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसके आपको पता होना चाहिए, नवीनतम घोषित जो है उसका आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में नवीनतम जो है वो कौन सा बना हुआ है। अब सर यहां से मैं निकला तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो एक, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है भारत के अंदर हॉट स्पॉट क्षेत्र। ये तो नहीं, इसकी बात बाद में करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं इंडिया के अंदर वेटलैंड में, फिर हॉट स्पॉट पे आएंगे। वेटलैंड पे बाद में फिर आएंगे हम हॉट स्पॉट पे। भारत के अंदर हम देखना शुरू करते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। देखो सर, आर्द्र भूमि की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 2 फैक्ट हैं मेरे सामने। 2 फैक्ट कौन कौन से हैं। एक फैक्ट तो देखने को मिलता है कि भारत के अंदर
कुल आर्द्रभूमि, और एक देखने को मिलता है भारत के अंदर कुल रामसर साइट्स। दोनों अलग अलग कहानी है। आर्द्रभूमि अलग कहानी है और रामसर साइट्स अलग कहानी है। आर्द्रभूमि की बात करता हूं तो ये भारत के अंदर देखने को मिलती है प्रेजेंट डेज में 1311 वेटलैंड एरियाज। और रामसर साइट्स की बात करता हूं तो ये रामसर साइट्स जो देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिलती है मेरे को 93 प्रेजेंट डेज में। आज तक भारत में रामसर साइट है 93 और आर्द्रभूमि है 1311। सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो रखता है तमिलनाडु, 20 रामसर साइट्स रखता है इंडिया के अंदर, सर्वाधिक रामसर साइट्स। ठीक। और सबसे बड़ी रामसर साइट्स की बात करी जाए तो ऑब्वियस सुंदरवन वेस्ट बंगाल का, और सबसे छोटी की बात करी जाए तो रेणुका वेटलैंड एरिया देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है आज की डेट में, रेणुका सबसे छोटा है। ठीक। नवीनतम अभी हाल ही के अंदर जो बनाए गए हैं, तो ये सितंबर 25 के अंदर 2 बनाए गए थे, आपका गोकुल जलाशय बक्सर बिहार के अंदर, और एक बिहार के अंदर उदयपुर झील जो है ये देखने को मिलती है चंपारण जिले के अंदर। एक इससे पूर्व राजस्थान के अंदर मतलब जून में 2 बनाए गए थे, खींचन और मैनार, ये राजस्थान के अंदर 2 बनाए गए थे। राजस्थान में प्रेजेंटली 4 रामसर साइट्स हो गई हैं, ये लास्ट में बनाए गए हैं। लेटेस्ट जो बनाए गए हैं ये 2 बनाए गए हैं, गोकुल जलाशय बक्सर बिहार और एक आपका उदयपुर झील वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण बिहार जो है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण बिहार जो है यहाँ पे। उदयपुर झील का ध्यान रखना, स्पेशली राजस्थान वालों पूछ ले उदयपुर झील वेटलैंड एरिया कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण के अंदर है, बिहार के अंदर, उदयपुर मत लगा देना आप। अब देखो इस कहानी को समझते हैं कि साहब ये कहानी जो है ये है क्या। ये मैं 1311 आर्द्र भूमि बता रहा हूं और 93 रामसर साइट्स बता रहा हूं, ये क्या कहानी है। तो ये कहानी अगर आप देखना शुरू करते हो तो सिंपल सा, मैं पहले तो ये देखता हूं कि ये वेटलैंड है क्या, ये आर्द्रभूमि है क्या। देखो आर्द्रभूमि आप वह क्षेत्र बोल सकते हो जहां पे स्थल और जल का मिलन हो रहा हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे स्थल और जल का मिलन हो रहा है उसको बोलेंगे आर्द्रभूमि। कोई पूछे क्या समुद्र तटीय क्षेत्र वेटलैंड हो सकता है? हो सकता है, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो टाइड्स हैं, जो ज्वार हैं, वो आपका 6 मीटर से ज्यादा के नहीं हो। 6 मीटर से ऊंचे ज्वार नहीं आने चाहिए। अगर इससे ऊंचा ज्वार आ रहा है तो उसको वेटलैंड में नहीं लेंगे। 6 मीटर से नीचे ज्वार होने चाहिए वेटलैंड के लिए, आर्द्रभूमि के लिए आपका। हमने बना ही रखा है ना सुंदरवन को। चिल्का उड़ीसा के अंदर वेटलैंड देखने को ही मिलता है ना अपने को, है ना। अच्छा, वेटलैंड हम जो घोषित कर सकते हैं वो और कौन सा कर सकते हैं? क्या मानव निर्मित कर सकते हैं? आपको कुछ डैम देखने को मिल जाएंगे, आपको मानव निर्मित कुछ झील देखने को मिल जाएंगे, कुछ प्राकृतिक झील देखने को मिल जाएंगे। लवणीय झील भी हो सकती है, मीठे पानी की भी झील हो सकती है। पर वेटलैंड जो होता है वो स्थल और जल का मिलन, और ऐसे क्षेत्र पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इसको एक ये कहा जाता है कि ये बायोडायवर्सिटी का एक कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, सुपरमार्केट जो है ये बोल सकते हो वेटलैंड एरिया को। ठीक, सुपरमार्केट की संज्ञा दी जाती है बायोडायवर्सिटी की। इसको अर्थ की किडनी जो है ये भी कहा जाता है। अर्थ की किडनी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब में वेटलैंड के अंदर जो वनस्पति वगैरह जो रहती हैं, ये जितने भी पोषक तत्व हैं उसको धरातल पे ही रहने देती हैं, उनको जाने नहीं देते हैं वेटलैंड। इसका मतलब एक यही एक मैं बोल सकता हूँ, एक ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। जैव विविधता तो यहाँ पे नो डाउट मिलेगी मिलेगी। आप सामान्यतः किसी झील के किनारे देखना, आपको अलग प्रकार की वनस्पति और अलग प्रकार के जीव जंतु वहां पे देखने को मिलेंगे उस झील के निकट। इकोलॉजी सिस्टम काफी अच्छा मजबूत बना रहता है उस क्षेत्र में, भोजन मिलता रहेगा सबको, चैन जो है अच्छी बनी रहती है। सिंपल सा है यार, वहां पे जाओगे आप झील के पास, उदाहरण में बता दूं, छोटी मोटी घास होंगी, घास होंगी तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे, उनको खाने के लिए मेंढक भी होंगे, वहां पे सांप भी होगा, कुछ वहां पे पक्षियां भी आपको देखने को मिलेंगे। कभी देखना झील के किनारे आपको अलग पक्षी देखने को मिलते हैं, पूरे गांव में नहीं मिलेंगे, झील के किनारे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे चैन सिस्टम जो है काफी अच्छा डेवलप होता है। तो हुआ क्या, 1971 के अंदर रामसर जो देखने को मिलता है ईरान में एक जगह है, यहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन हुआ कि भाई ये आर्द्रभूमि जो है इसका संरक्षण करा जाए। बोले आर्द्रभूमि जो है कौन सा क्षेत्र हो? का दलदलीय क्षेत्र हो सकता है, डेल्टाई क्षेत्र हो सकता है, कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से स्थायी या अस्थायी झील हो सकती है,
लवणीय या ताजे पानी की झील हो सकती है, और ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक जो है वो ज्वार नाता हो, उसको हम आर्द्र भूमि घोषित कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। बोले आर्द्र भूमि कौन कौन सी हो सकती है? इन्हों का अंतःस्थलीय है, स्थल के अंदर हो सकती है, तटवर्तीय क्षेत्र हो सकती हैं, और मानव निर्मित हो सकती है। मानव निर्मित क्या? मानव ने किसी बांध का निर्माण करा, उसके पीछे झील बन गई एक। गोविंद सागर देख सकते हो आप इंडिया में, बहुत सी आपको झीलें मिल जाएंगी। बोले ठीक है सर। इन्होंने कहा कि भाई रामसर संधि जो है अब ये क्या है? तो इन्होंने कहा भाई कौन कौन देश इसमें सम्मिलित होंगे। इन्होंने कहा भाई आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, और ये संधि करी गई 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान के अंदर, और लागू करी गई 31 दिसंबर 1975 को संपूर्ण जो देश थे इसके उसके साथ में। अब उसी परिप्रेक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे जो है ये बनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस जो है बनाया जाता है। अब आर्द्र भूमि क्या है? मैं बोल सकता हूँ बायोलॉजिकल सुपर मार्केट, मैंने भी बताया था आपको। उसके अलावा मतलब इसको अर्थ की किडनी जो है ये कह सकते हो आप। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जैव विविधता जो है अच्छी खासी देखने को मिलती है, इकोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है इस क्षेत्र पे आपका। अब आर्द्र भूमि के प्रकार कितने होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। आर्द्र भूमि कितने प्रकार की होती है साहब? 6 प्रकार की होती है। मतलब एक बार मैं एग्जाम देख रहा था, एक पेपर, उसमें पूछा आर्द्र भूमि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6, 8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। आर्द्र भूमि के 6 प्रकार हैं भारत में। 6 प्रकार कौन कौन से हैं साहब? एक तो हम बताते हैं तटीय आर्द्र भूमि, तटीय क्षेत्र पे हो सकती है, खुले समुद्र के निकट। देन जैसे मैग्रोव वन, दलदलीय क्षेत्र, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, वो अच्छा खासा उदाहरण है इसका आपका। उथली झीलें या तालाब, इसको आप बोल सकते हो वॉल्केनिक क्रेटर्स के अंदर शामिल कर लेते हैं हम लोग। दलदलीय क्षेत्र, इसको हम शामिल कर लेते हैं, ठीक। देन उसके अलावा चौथा स्वैप्स। स्वैप्स में बोल सकता हूं कि आपका मीठे या खारे पानी के मैदान जो है, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे आपका मैं बोल सकता हूं सतह पे पानी आ रहा है और सतही जल द्वारा पोषित रहते हैं। आप भारत के अंदर तराई क्षेत्र में देख सकते हो ऐसा क्षेत्र, तराई क्षेत्र जहां पे नदियां पुनः निकलती हैं भांबर के बाद में, और यहाँ पे सतही जल जो है उससे पोषित रहती हैं, कुछ पेड़, वनस्पतियां, झाड़ियां, दलदलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे मीठे या खारे पानी का एक मैदान रहता है, बाढ़कृत मैदान भी आप इसको बोल सकते हो, फ्लड प्लेन भी बोल सकते हो, इसको सेप्स कहा जाता है। इसको भी आर्द्र भूमि घोषित कर सकते हैं। गंगा का मैदान यही उदाहरण है आपका, इसी का उदाहरण है। बॉक्स, बॉक्स दलदल की पुरानी घाटियां जो हैं उसको बोल सकते हैं, जहां पे मैं बोल सकता हूँ खड्डों में जल भराव हो गया है आपका, और बारिश के द्वारा जो है वो पानी जमा हुआ है। मुहाना, किसी मैं बोल सकता हूं नदी का डेल्टाई क्षेत्र बोल सकते हो आप। ये सारे के सारे 6 प्रकार होते हैं आर्द्र भूमि के, है ना। अब देखो यहां पे बात करी गई, वापस मैं उस पे आता हूं कि साहब ये आपका 93 और 1311 क्या है? 1311 हमने भारत के अंदर कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र बता रखे हैं, पर रामसर संधि के अंतर्गत जो मान्यता प्रदान करी गई है अब तक, है ना, रामसर संधि के अंतर्गत जो भारत में मान्यता प्रदान करी गई है, रामसर साइट्स जो घोषित करी गई हैं, वो ईरान समझौते के अंतर्गत, वो 93 है। तो ये ध्यान रखना। ये एक बार किसी ने, एक बार बच्चे ने मेरे को एक छोटी सी क्लिप भेजी थी, और उसमें था कि वे भारत के अंदर कुल आर्द्र भूमि 1311 है। तो कहा कि सर 1311 आर्द्र भूमि कैसे हो गई? मैंने तो 93 ही पढ़ी है। मैं यार ये जो बता रहे हैं आपको सही बता रहे हैं, आर्द्र भूमि भारत में 1311 ही है, पर रामसर साइट भारत के अंदर 93। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। वेटलैंड एरिया एंड रामसर साइट्स, ओके। रामसर संधि के अंतर्गत आने वाली आर्द्र भूमियां 93, भारत में रामसर संधि के अंतर्गत आने वाली आर्द्र भूमि 93, और कुल आर्द्र भूमि 1311। अब 93 की 93 तो याद नहीं कर सकते आप, है ना। तो यहां पे कुछ मोटे मोटे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तमिलनाडु के अंदर 20 हैं सबसे ज्यादा। सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड हिमालय, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर, और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। नवीनतम मैंने बताई गोकुल, बक्सर और उदयपुर झील आपको देखने को मिलेगा कहां पे? चंपारण, बिहार। और उससे पहले 2 बनाई गई थी जून में राजस्थान के अंदर, खीचन और मेनार। ये राजस्थान के अंदर अब 4 हो गई हैं आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि जो है इसके अंतर्गत एक आता है आपका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है ये देखने को मिलता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है ये क्या है? तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है, जैसे आप आईयूसीएन का एक रेड डेटा बुक देखते हो, उसमें देखते हो विलुप्त प्राय, वैसे ही आर्द्र भूमि का होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, इनमें आर्द्र भूमि का विवरण जो है ना वो अंकित होता है। अब इसमें दर्शाते हैं कि भाई इसमें प्रदूषण जो है कितना है, मानवीय हस्तक्षेप कितना है,
पर्यावरण परिवर्तन इसमें हो चुका है कि नहीं हो चुका है, या होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और इस रिकॉर्ड में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना और निकालना हो तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है अनुमोदन करती है और उसके बाद में नया नाम डालते हैं, निकालते हैं। अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत मतलब वही जो क्रिटिकल कंडीशन में है, इंडिया में दो ही है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। कौन कौन सी इंडिया की? एक तो देखने को मिलती है केवलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान वाला, भरतपुर में जो है, और एक देखने को मिलती है मणिपुर की वही लोकटक झील जहां पे काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिल रहा था, जहां पे डांसिंग डियर मिल रहा था आपको। ये दो जो हैं ये क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। और चिल्का झील भी आई हुई थी, परंतु चिल्का झील जो है वो आगे इसमें से जाके हट गई। भारत में कभी नाम था चिल्का का भी, पर प्रेजेंट डेज में नहीं है चिल्का इसके अंतर्गत। ठीक, देन सर अब प्रेजेंट डेज की बात करते हैं तो एशिया के अंदर अगर मैं रामसर साइट्स की बात करता हूं तो एशिया के अंदर भारत नंबर 1 पे है रामसर साइट्स रखने में। तो विश्व में सबसे ऊपर कौन सा है? यूके सबसे ज्यादा है 176, और फिर उसके बाद में मैक्सिको, उसके नीचे यूनाइटेड किंगडम जो है, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है ये वही देखने को मिल जाएगा आपको, इंग्लैंड, और मैक्सिको जो है वही उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल जाएगा आपका दूसरे नंबर पे 144, और एशिया के अंदर प्रथम स्थान पे और वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे भारत जो है ये देखने को मिलता है रामसर साइट्स 93 के साथ में प्रेजेंट डेज में आपका। ठीक है, देन अब हाल ही के अंदर क्या रामसर साइट, ये आप आर्द्र भूमि दिवस की बात कर रहे हो, 2 फरवरी को भारत के अंदर बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया 2 फरवरी 2025 को। कहां बनाया गया? केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसने 2 फरवरी 1925 को 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट्स गोंडा यूपी जो है यहां पे बनाया, और इसका जो थीम थी वो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। इसकी 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। ये बात हुई यहां पे किसकी? वेटलैंड की। अब वेटलैंड के बाद में हम आते हैं कहां पे, थोड़ा सा और यहां पे फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट और क्या देखने को मिलेगा? फैक्ट देखने को मिलेगा भारत के अंदर आपको हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं तप्त स्थल। किससे? जैव विविधता से, है ना। हॉट स्पॉट की बात अगर करी जाए तो ये देखने को मिलते हैं जैव विविधता के तप्त स्थल जो है ये देखने को मिलते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र जहां पे सामान्यतः मैं बोल सकता हूं स्थानीय वनस्पति या जीव जंतु या इन जातियों की अधिकता पाई जाती है और साथ ही इनके अस्तित्व पे संकट है, उसको हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। संवेदनशील क्षेत्र होगा। हॉटस्पॉट जो शब्द है उपयोग किसने करा सबसे पहले? नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 के अंदर। वर्तमान में विश्व में 36 और भारत में 4 हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोल सकते हो आप इसको, है ना। विश्व में 36 और भारत में 4। अब बात करी जाए कि साहब ये हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स ने 1988 में शब्द का उपयोग करा, हम कैसे बताएं कि इन जीव जंतु या वनस्पतियों के अस्तित्व पे संकट है? क्या देख के बता सकते हैं? नहीं सर। उसके लिए इन्होंने कुछ मतलब चीजें बताई। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब संरक्षण के लिए, हॉटस्पॉट संरक्षण के लिए अगर आप देखना शुरू करते हो तो ये कहते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करते समय हॉटस्पॉट की संकल्पना जो है प्रस्तुत करी गई। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एनवायरमेंट के अंदर हम किसी भी वनस्पति या जीव का जो संरक्षण करते हैं वो 2 टेक्निक से करते हैं। एक को बोलते हैं इन सीटू, इसको बोलते हैं हम स्व स्थानीय संरक्षण। एक बोलते हैं एक्स सीटू, इसको हम बोलते हैं परास्थानीय संरक्षण। अब इन सीटू के अंदर क्या करते हैं? उसी के स्थान पे उसको संरक्षित करेंगे और परास्थानीय दूसरे स्थान पे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बीमार हुए और आप इतने ज्यादा बीमार नहीं हो कि आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, आप बच सकते हो, आप घर पे ही बच सकते हो, ज्यादा बीमार नहीं हो। डॉक्टर क्या कहेगा? यार ये दवाई ले जाओ और घर पे ही रहना, आराम करना, बाहर मत निकलना, 5 दिन आराम करो, 6ठे दिन सही हो जाओगे, डॉक्टर ये कहेगा। तो आप कहां से ही हो रहे हो? स्वस्थानीय, अपने ही घर पे। तो अगर मैं किसी भी जीव जंतु या वनस्पति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में करता हूं तो वो टेक्निक क्या होगी? स्वस्थानीय। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी स्वस्थान में आएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य स्वस्थान में आएगा। परास्थानीय।
सब अब नहीं बच सकते हो, अब तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, अब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, बड़ी दिक्कत है, 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहो, यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब आप बचोगे। अब इस स्थिति में क्या जा रहे हो आप हॉस्पिटल में, कहां जा रहे हो, परास्थान। किसी वन्य जीव वनस्पति को जब दूसरे स्थान पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जैसे उदाहरण प्रेजेंटली आपको देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में बायोलॉजिकल पार्क, ये परास्थान है, बायोलॉजिकल पार्क, ये परास्थान है, उदाहरण है। अच्छा, इसका एक सिंपल साधारण सा उदाहरण है जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इसलिए नहीं बनाए गए थे कि वहां पे जाके हम इन जंगली जीवों को जाके देखें और खुश हों, मूल उद्देश्य ये था उनका संरक्षण करा जाए। वो उनके प्राकृतिक आवास में मानव ने इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया कि वो वहां पे बच ही नहीं सकते हैं अब, तो उनको सुरक्षित स्थान पे लेके जा रहे हैं, और उसी थीम पे बायोलॉजिकल पार्क बन रहे हैं इंडिया के में भी, है ना। बायोलॉजिकल पार्क वही थीम है आपका, जू का ही एक मैं बोल सकता हूं सुधरा हुआ रूप समझ लीजिए आप बायोलॉजिकल पार्क। वहां वैसा माहौल दिया जाता है, पूरा का पूरा एक माहौल बनाया जाता है, ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थितियों का निर्माण करा जाता है जिसमें वह वनस्पति, वह आपका वन्य जीव बच सके, सरवाइव कर सके, है ना। तो ये दो टेक्निक होती हैं। तो ये जो स्वस्थानीय संरक्षण के लिए स्पेशली ये मतलब प्राथमिकता तय करते समय ये हॉटस्पॉट जो है ये संकल्पना दी गई कि भाई हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है ना वहां पे संरक्षित करा जाएगा, पर कैसे, स्वस्थानीय, उन्हीं के स्थान पे। अब मापदंड क्या होंगे, बोले जी सर एक पहला मापदंड हमारा ये है कि वहां पे पाई जाने वाली जो आपकी स्पेशली वनस्पति है या स्थानीय जो प्रजाति है ना, उसके 1500 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजातियां जो हैं वो 1500 से अधिक हों, और 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति वहां से नष्ट हो गई हैं। मतलब उसकी विविधताएं जो हैं वो प्रजातियां जो हैं 1500 से अधिक होनी चाहिए और 70% से अधिक वहां पे नष्ट हो गई, 70% से अधिक जो है प्रजाति वहां पे नष्ट ही हो गई हैं उसकी। बोले साहब अब तो ये जो है वो क्या आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो भारत के अंदर अगर मैं हॉटस्पॉट की बात करता हूं तो पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र देखने को मिलता है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र वही मैं बोल सकता हूं, ये इंडो बर्मा क्षेत्र देखने को मिलेगा वही हिमालय क्षेत्र के अंदर, है ना, वही आपका म्यांमार के पास वाला क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। एक दूसरा आपको देखने को मिलेगा हिमालय क्षेत्र, पहला हॉटस्पॉट यहाँ पे सॉरी हिमालय देखने को मिलता है भारत में, दूसरा ये इंडो बर्मा क्षेत्र देखने को मिलता है, तीसरा पश्चिमी घाट देखने को मिलता है, और चौथा देखने को मिलता है सुंडा लैंड, ये अंडमान निकोबार जो है ये यहां पे आ जाएगा, अंडमान निकोबार जो है और इंडोनेशिया जो है ये यहां पे आ जाएगा, सुंडा लैंड आपका, ये देखने को मिल जाएंगे। इंडो बर्मा ब्रह्मपुत्र घाटी आप बोल सकते हो, ठीक, पश्चिमी घाट आप बोल सकते हो, ठीक, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ सुंडा लैंड जो है ये बोल सकते हो, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार जो है ये आ जाएगा इसके अंदर। ये 4 क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं भारत के कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर मुझसे पूछ ले कि भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, मेरा आंसर होगा नंबर 1 पे हिमालय क्षेत्र जो है ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, फिर इंडो बर्मा ये ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये देखने को मिलेगा नंबर 2 पे, नंबर 3 पे मेरे को देखने को मिलेगा सुंडा लैंड, नंबर 4 पे दे बोल सकता हूं वेस्टर्न घाट। ये 4 भारत के अंदर क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, या मैं बोल सकता हूं ये 4 भारत के क्या देखने को मिलते हैं मेरे को, तप्त स्थल क्षेत्र बोल सकते हो, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो, तप्त स्थल क्षेत्र जो है ये बोल सकते हो, ठीक है। अब सर ये तो देखने को मिल गए मेरे को हॉट स्पॉट, अब जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करा गया है, तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करा गया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, डेजर्ट, अर्धशुष्क क्षेत्र, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटू, गंगा का मैदान, नॉर्थ प्लेन, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। एक भारत के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे ये नेशनल पार्क का पता लग गया आपको, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973, उसी तरीके से आपको देखने को मिलता है भारत के अंदर हाथी संरक्षण परियोजना 1992 के अंदर, ये गज तमे के नाम से जो है ये चलाई गई थी, प्रेजेंटली 16 राज्यों के अंदर चलाई जा रही है। पूछे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर भारत में चलाया गया, कब चलाया गया, 1992 के अंदर चलाया गया। एक भारत के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है। नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च मतलब आपका नेशनल एनवायरमेंट
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी बोला जाता है इसको। तो ये देखने को मिलता है आपका कहां पे, महाराष्ट्र के नागपुर में। कब स्थापित करा गया, 1958 के